झूठ की इमारत कितनी भी भव्य और ऊंची क्यों ना हो, सच्चाई उसके गलियारों में फुसफुसाहट भूतों की तरह घूमती रहती है और उस इमारत की हर चमकती हुई चीज अनकहे रहस्यों की कहानी को कहती है। भव्य दिखावे के बीच एक भयानक साजिश सामने आती है जो उस इलाके की शांति को छिन्न भिन्न कर देती है। जैसे जैसे अंधेरा गिरता है, खौफनाक सच्चाइयाँ धोखों की गहराइयों से बाहर आती हैं और खून से सने धागों से बुने झूठ के जाल को जागर करती हैं। रहस्य के इस केंद्र में आपका स्वागत है, जहां हर एक सुराग एक दो धारी ब्लेड है। तो आज की जो वीडियो है वो है 1995 में हुए तंदूर कांड के ऊपर। आप लोगों में से कई लोग इस केस के बारे में जानते होंगे और जिनको नहीं पता वो इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। इस केस को उस समय रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का भी दर्जा मिला हुआ है। तो चलते हैं सीधा केस की तरफ। 2 जुलाई 1995, समय हो रहा था रात के करीबन 11:15। एक औरत जो उसे चिल्लाती हुई रोड पर भाग रही थी, बचाओ आग लगी है, आग लगी है। तभी वहां पर कांस्टेबल कुंजू कुमार जो जनपद पे गश्त कर रहे थे, वो उस औरत के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि कहाँ आग लगी है। औरत, जिसका नाम अनारी देवी था, वो एक सब्जी वाली थी, उसने होटल यात्री निवास की तरफ इशारा किया कि सर वहाँ पे आग लगी हुई है। अब कुंजू कुमार अपनी गाड़ी होटल यात्री निवास की तरफ मोड़ लेते हैं। वो जैसे ही होटल पहुँचते हैं, उन्हें होटल के गेट पर ही एक आदमी मिलता है और रोक लेता है, और वो आदमी होता है सुशील शर्मा। जब कुंजू कुमार पूछते हैं कि ये क्या सब चल रहा है, ये आग कैसी लगी हुई है, तो सुशील शर्मा बोलता है कि ये पुराने पार्टी के बैनर को हम जला रहे हैं। अब कुंजू कुमार को थोड़ा शक होता है। वो होटल के पीछे वाले रास्ते से जाकर वहाँ चेक करते हैं तो वहाँ पर देखते हैं एक आदमी तंदूर में कुछ जला रहा होता है और उस आदमी का नाम होता है केशव कुमार। अब केशव पुलिस को देखकर थोड़ा सा सहम जाता है। जब कुंजू कुमार उससे पूछते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, तो केशव कुमार कहता है कुछ नहीं सर, पुराने रद्दी के पेपर जला रहा हूँ। अब कुंजू कुमार को थोड़ा सा दाल में कुछ काला लगता है। वो तंदूर के इर्द गिर्द देखते हैं और बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं। अब समय हो गया था 3 जुलाई रात के 1 बजे। अब कुंजू कुमार ने फ़ोन किया मैक्सवेल परेरा को। मैक्सवेल परेरा थाना इंचार्ज थे उस टाइम, और कुंजू कुमार ने उन्हें बताया कि उन्हें शक है कि होटल यात्री निवास में कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पर किसी को जलाया जा रहा है। अब मैक्सवेल परेरा तुरंत बैकअप लेकर वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कुंजू कुमार ने केशव कुमार को पकड़ रखा है और तंदूर पर कुछ तो जल रहा था, और जो सुशील कुमार था वहां से गायब हो चुका था। अब बॉडी को नीचे उतारा जाता है, पर उसका आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ही मुश्किल था। अब मैक्सवेल परेरा पहले केशव कुमार से पूछते हैं कि यह बॉडी किसकी है, तो केशव कुमार उस पर कुछ नहीं बोलता। जब वो थोड़ी सख्ती से पेश आते हैं तो केशव कुमार के मुंह खुल जाते हैं। वो बोलता है होटल यात्री निवास के मालिक सुशील शर्मा की पत्नी की लाश है, और सुशील शर्मा वही था जो कुंजू जी को बाहर मिला हुआ था और वो यहाँ से भाग चुका था, और उनकी पत्नी का नाम था नैना साहनी। अब इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़े, हम नैना साहनी के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। नैना साहनी के पिता का नाम हरभजन सिंह और उनकी माँ का नाम जसवंत कौर था। नैना दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी हुई थी। वो पायलट बनना चाहती थी। 1989 में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की यूथ कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी भी रह चुकी थी। सुशील शर्मा वो पहले से ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहता था। 1977 में वो यूथ कांग्रेस का लीडर था। अब नैना और सुशील दोनों सेम पार्टी में काम करते थे, जिससे उन दोनों की दोस्ती हुई। ये दोस्ती प्यार में बदली और उसके बाद उन्होंने शादी कर ली। हालांकि कुछ अगर रिपोर्ट की हम माने तो 1993 में सुशील शर्मा और नैना ने शादी की थी, और कुछ मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से वो बिना शादी किए लिव इन में रह रहे थे। 1993 में शादी के बाद सुशील शर्मा और नैना साहनी दिल्ली के गोल मार्केट के एक फ्लैट में शिफ्ट हो गए। अब सुशील शर्मा का नेचर थोड़ा पॉजिटिव था नैना को लेकर। हालांकि सुशील शर्मा काफ़ी लड़कियों से मिलता था और उनके लिए फेवर्स भी करता था, और ये बात नैना को नहीं पसंद थी, और उनमें आए गए दिन उनके बीच इस बात को लेकर लड़ाई होती रहती थी। उसी के उलट सुशील शर्मा चाहता था कि नैना सिर्फ उससे प्यार करे और उसी के साथ रहे, जिसको लेकर वो धीरे धीरे पॉजिटिव हो गया। यहाँ तक कि उसने नैना को कमरे में लॉक करना चालू कर दिया था और अपने सर्वेंट को बोला था कि नैना पे नज़र रखे कि ये किससे मिलती है, क्या क्या करती है और कहाँ कहाँ जाती है।
हालांकि सुशील शर्मा के शक की वजह एक बंदा था जिसका नाम था मतलूब करीम। वो नैना का फ्रेंड था। एक्चुअली वो नैना का फ्रेंड नहीं, नैना का एक्स बॉयफ्रेंड था। दोनों के रिलीजन अलग थे, इसीलिए उन दोनों ने अपने रिश्ते को वहीं छोड़ दिया था और म्यूचुअल डिस्कशन पे एक दूसरे से ब्रेकअप कर लिया था। रोज रोज की लड़ाई से तंग आकर ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहती थी, जिसमें वो मतलूब करीम से हेल्प ले रही थी। मतलूब करीम जो नैना को पहले से ही जानता था और वो उसकी मदद भी करना चाहता था, इसीलिए वो नैना की हेल्प कर रहा था। 2 जुलाई 1995 सुशील कुमार फ्लैट पर आता है। वो देखता है नैना किसी से फोन पर बात कर रही होती है और नैना के हाथ में एक विस्की का ग्लास होता है। सुशील के पूछने पे नैना बोलती है कि मैं रिलेटिव से बात कर रही हूँ। कुछ देर बाद वो फोन रख के दूसरे रूम में चली जाती है। इधर सुशील कुमार फोन को रिडायल करता है और दूसरी तरफ बेल जाती है और वहाँ से मतलूब करीम ने फोन उठाया। अब सुशील कुमार का पारा हाई हो जाता है, वो अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाता। अब यहाँ पर 2 रिपोर्ट सामने आती हैं। पहली रिपोर्ट में ये है कि सुशील कुमार गुस्से में आकर रूम में जाकर नैना के ऊपर 3 गोलियां मारता है। पहली गोली सीधा जाकर नैना की गले में लगती है, दूसरी उसके सर में लगती है, तीसरी जाकर एसी में लगती है। और दूसरी जो रिपोर्ट है या दूसरी जो मीडिया रिपोर्ट है उसकी माने तो नैना ने सुशील को धमकी दी कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, और उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा था। इस पे सुशील कुमार उसको समझाने की कोशिश करता है। नैना को समझना ही नहीं चाहती, वो सुशील से अलग होना चाहती थी। अब इसी में दोनों में बहस होने लगती है। बात में बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि सुशील कुमार ने सीधा अपनी पिस्तौल निकालकर नैना पे 3 गोलियां चला दी थी। अब आते हैं वापस केस पर। अब नैना की लाश नीचे पड़ी हुई थी। अब सुशील को रियलाइज हुआ कि उसने तो बहुत गलत कर दिया। अब वो घबरा रहा था कि अब बॉडी को कैसे ठिकाने लगाऊं। सुशील कुमार अपने फ्लैट के नीचे अपनी कार को खड़ी करता है जो कि मारुति 800 थी। चद्दर में लपेटकर वो नैना की लाश को ले आकर कार की बैक सीट पर रखता है। उसका प्लान था कि इस लाश को ले जाकर यमुना नदी में फेंक दूंगा। अब रात के हो गए थे 10:50। अब वो यमुना नदी के पास जाता है, देखता है वहाँ पर बहुत भीड़ रही होती है। अब इस पर वो घबरा जाता है कि यहाँ फेंकना तो सेफ नहीं है। तब वो अपने दोस्त केशव कुमार को फ़ोन करता है जो होटल यात्री निवास में ही था। वहाँ पे जाता है और कहता है कि होटल को जल्दी खाली करवाओ, जिस पर केशव कुमार कहता है कि अभी भी होटल में बहुत लोग हैं और उन्होंने ऑर्डर दे रखा है। जिस पर सुशील कुमार कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, होटल जल्दी खाली कराओ। जिस पर केशव कुमार ने लोगों को 25-25 रुपए देकर होटल तुरंत खाली करवाया। अब सुशील कुमार केशव कुमार को सारी स्टोरी बताता है और उससे हेल्प मांगता है। तब उन दोनों को आइडिया आता है क्यों ना नैना की लाश को तंदूर में जला दिया जाए। अब तंदूर को गर्म किया जाता है। अब नैना की लाश को तंदूर के अंदर डाला जाता है, बट वो जा नहीं पाती क्योंकि तंदूर की जो ओपनिंग होती है वो काफ़ी छोटी होती है। इस पे सुशील कुमार ने ही अपनी ही पत्नी के 100 के टुकड़े कर दिए और एक एक टुकड़े को वो तंदूर में डालने लगा। हालांकि अभी नैना को मरे काफ़ी टाइम हुआ नहीं था, तो इसीलिए लाश को जलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। जिस पे वो पार्टी के बैनर, पुराने कागजात, कोई भी रद्दी उठा कर वो तंदूर में फेंक रहे थे, जिससे तंदूर की लपटें करीबन 10 से लेकर 20-30 फीट तक ऊपर जा रही थी। वहाँ 4 टिक्की बटर के रैपर भी मिले थे और उन्होंने तंदूर में बटर भी डाले थे। जैसे ही बटर तंदूर में डालते हैं आग पूरी भड़क जाती है। अब वो 30 फीट ऊंची आग हो जाती है, जिसको एक सब्जी वाली अनारी देवी ने देख लिया होता है, जो जाकर सीधा कुंजू कुमार को बताती है। अब जब वहाँ पे पुलिस आ चुकी थी और सुशील कुमार फरार था, केशव कुमार को उन्होंने कस्टडी में ले रखा था। अब लाश की पहचान तो केशव कुमार ने बता दी थी, बट जब हरभजन सिंह और जसवंत कौर को बुलाया गया वो भी नहीं पहचान पाए कि वो इनकी बेटी नैना है। तब वहाँ पे डीएनए हुआ था और डीएनए के द्वारा उस लाश की पहचान की गई थी। और ये पहला केस था जिसमें 2 बार ऑटोप्सी की गई थी। पहली बार ऑटोप्सी में ये निकला था कि जलने के कारण नैना की मौत हुई है, और लेकिन ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि नैना की बॉडी पार्ट्स को जलाने से पहले काटा गया था या जलने के बाद वो टूट कर गिरी थी। तो इसके लिए दोबारा ऑटोप्सी की जाती है। जब दोबारा ऑटोप्सी की जाती है तब नैना के शरीर में वो बुलेट भी मिलती है, जिसका सेल ऑलरेडी पुलिस वालों को सुशील के घर से मिल गया होता है। अब सुशील कुमार की जोरों शोरों से तलाश शुरू हो जाती है, पर सुशील कुमार का कहीं भी पता नहीं चलता। इधर उधर स्टेट चेंज करके
भेष बदल बदल के रह रहा होता है। अब पुलिस हार मानने लगती है तो पुलिस एक पैतरा अपनाती है और एक झूठी खबर फैला देती है कि सुशील कुमार के खिलाफ शूट एंड साइट का ऑर्डर निकल गया है। अब सुशील कुमार ये बात सुनकर डर जाता है। 10 जुलाई 1995 अब सुशील कुमार बेंगलोर पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है और पूछे जाने पर बताता है, मैं तो तीर्थ यात्रा पे गया था, और उसने अपना सर मुड़वा रखा होता है जिससे उसे पहचान पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अब कोर्ट में सुशील कुमार को पेश किया जाता है। सारे गवाह सबूत कोर्ट के सामने पेश किए जाते हैं। तब उस टाइम पे कोर्ट ने इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी में रखा था और सुशील कुमार को डेथ सेंटेंस की पेनल्टी दी जाती है। फिर बाद में सुशील कुमार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है, जहां पे उसकी सजा को चेंज करके उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है। 22 दिसंबर 2018 सुशील कुमार को यह कह के रिहा कर दिया जाता है कि उसने अपनी पूरी सजा कंप्लीट कर ली है और वो काफ़ी बदल चुका है। अभी जो अपडेट है सुशील कुमार पर, वो एक मैरिज काउंसलर के रूप में काम कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि कैसे अपनी शादी बचाए। तो दोस्तों, ये केस था तंदूर कांड के ऊपर। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही केस को लेकर। टिल देन गॉड ब्लेस यू।